Hello everyone, and once again I welcome you all to the GK Today platform. This is Nuzhat Sana और ये है हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ जो हमने अभी जस्ट स्टार्ट करी है। पहले 2 लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इसका तीसरे नंबर का लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया के अंदर हैं और आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सेकेंड जो इसका लेक्चर था उसमें हमने देखी सारी इंडिया की इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स, क्या क्या उनकी लोकेशन है, कौन सी नई रामसर साइट है जो इसी साल ऐड हुई है और कौन कौन सी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब हमने डिटेल में कवर कर लिया था, ठीक है। आज ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम देखेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। तो यहाँ से अब जो सीरीज़ हम कर रहे हैं इसमें आगे जो लेक्चर्स रहने वाले हैं वो जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे स्टेट्स को कवर करेंगे क्योंकि जितने भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका ओरिजिन आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्टेट के ये प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादातर तो आपसे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर इस साल या इस महीने या पिछले 6 महीनों में अगर किसी स्टेट को जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है तो। अदरवाइज ऐसे जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि तिरुपति लड्डू कहाँ का है। इसके अलावा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगो हैं जो कि पूछा जाता है कई बार कि पर्टिकुलर मैंगो जो जीआई टैग प्रोडक्ट है वो किस स्टेट का है। तो यहाँ पे पर्पज़ है कि जीआई टैग प्रोडक्ट से जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सकें, ठीक है। तो हर स्टेट को हम लोग अलग अलग लेक्चर में कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं है, 15 से लेके 20 या 10 से लेके 15 प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो आप उनका सेपरेट नोट बना सकते हैं, आप उनको सेग्रीगेट करके एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद थोड़े से कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस वजह से जीआई टैग मिला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है और अगर ये किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो फिर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बरकरार हो जाती है हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप इस सीरीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं। पहले के जो 2 लेक्चर्स थे उसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो आई होप कि आप इसी तरह से इस पूरी सीरीज़ को हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे एंड तक। और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके होंगे, जिसके बाद आपको जीके जीएस में सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे गुंटूर सन्नाम चिली। इसको ज़्यादातर आप गुंटूर चिली के नाम से पढ़ते हैं, हर जगह सन्नाम नहीं लिखा होता है यूजुअली। ये एक चिली पेपर वैरायटी है आंध्र प्रदेश स्टेट की और इसका मतलब क्या होता है, थिन और लॉन्ग। ये तेलुगु का एक वर्ड है, ठीक है। इसकी जो हार्वेस्ट सीजन है वो दिसंबर से लेके मई में होती है। एनुअल प्रोडक्शन कितना देता है आंध्र प्रदेश, 2,80,000 टन्स और हीट इसके लिए कितना चाहिए आपको, 35,000 to 40,000 SHU, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड है इंडिया के जीआई सिस्टम में सिंस 2009, यानी कि 2009 में इसको जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो हमें बस याद रखना है कि गुंटूर चिली आंध्र प्रदेश की एक प्रोडक्ट या वैरायटी है चिली की और इसको जीआई टैग मिल चुका है, फाइन। ऑफन इसको यूज़ किया जाता है जो इंडिया में अचार बनते हैं और जो स्पाइस ब्लेंड वगैरह मिलते हैं उसके अंदर ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस चिली में बहुत यूनिक एक फ्लेवर है जिसकी वजह से जो आपका मसाला है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, इसको आप चिली कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, ठीक है। और ये जो पेपर है ये की इंग्रेडिएंट है फेमस हैदराबादी बिरयानी में, जो कि आप लोग को बहुत पसंद होगी, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। मतलब आप में से जो लोग नॉनवेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तिरुपति लड्डू। ये भी आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। अब देखिए तिरुपति लड्डू जो है इसको टैग तो मिला था 2009 में, लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों ये लड्डू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी कुछ, और पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कराया गया 1715 में। तो 600 लोग लगभग इन्वॉल्व होते हैं इसके प्रोडक्शन में। 2009 में इसको जीआई टैग मिला था। इसका जो फॉर्म है वो स्पेरिकल होता है और इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था 1940 में। डेली 10 टन ऑफ ग्राम फ्लोर एंड शुगर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ बेसन और शुगर को यूज़ किया जाता है। और हाल ही में कंट्रोवर्सी, जैसे कि मैंने बताया, कि इसने फेस की थी ओवर अलिस्ड एडल्ट्रेशन। इसमें माना गया था कि बहुत सारी एडल्ट्रेशन की गई है, मिक्सिंग हुई है अनवांटेड चीज़ों की, ठीक है। तो तिरुपति लड्डू का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और ये दिया जाता है डेली 50,000 डिवोटीज़ को लगभग।
और ये जो लड्डू है इसको कंसीडर किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स इन हिंदू कल्चर, और ट्रेडिशनली इसको बनाया जाता है ड्यूरिंग द स्पेशल फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एट द टेम्पल। तो लड्डू की जो प्रिपरेशन है उसमें स्पेसिफिक चैंट भी होती है फॉर इट्स प्योरिटी। ओके, तो तिरुपति लड्डू, ऑल्दो मैंने बताया कि 2009 में इसको जीआई टैग मिला था, लेकिन क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में आ गया था तो इस वजह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। थर्ड है यहाँ पे बांदर लड्डू, आंध्र प्रदेश। बांदर लड्डू जो है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम मछलीपट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसको आप थोकुडू लड्डू के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, फर्स्ट है बांदर लड्डू, सेकंड है थोकुडू लड्डू। ठीक है, इसको राजपूत्स ने इंट्रोड्यूस कराया था फ्रॉम बुंदेलखंड ड्यूरिंग द 1857 जब सेपॉय म्यूटिनी हुई थी। और इसका नाम बांदर क्यों रखा गया है, इसका मतलब पोर्ट होता है, जैसे आप बंदर कहाँ नहीं कहते हैं, तो वही वाला बंदर यहाँ पे, इट मीन्स द पोर्ट इन तेलुगु। ओके, तो जीआई टैग इसको कब मिला है, मई 2017 में, और 250 फैमिलीज लगभग मछलीपट्टनम में इसको प्रोड्यूस करती हैं। तो बांदर लड्डू जिसको आप थोकुडू लड्डू के नाम से जानते हैं, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, आंसर है आंध्र प्रदेश। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह के लड्डू को बनाया जाता है विथ रोस्टेड चिकपी फ्लोर, और ये जो स्वीट है ट्रेडिशनली यहाँ पे फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा मछलीपट्टनम हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है अपने 16th सेंचुरी पोर्ट ट्रेड के लिए, शायद इसी वजह से इसका नाम बांदर लड्डू रखा गया है। ठीक है, तो किसी भी अगर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो वो उसके यूनिक रेसिपी और प्रोडक्शन मेथड्स को फिर प्रोटेक्ट या प्रेजर्व कर देता है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे अत्रेयापुरम पुथारेकुलू, आंध्र प्रदेश। तो असल में ये एक विलेज है जिसका नाम है अत्रेयापुरम, ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है आंध्र प्रदेश के, और ये जो नाम है इसका मतलब है कोटिंग एंड शीट। ओके, तो ये चावल के आटे का यूज़ करते हैं, इसमें गुड़ का यूज़ करते हैं, घी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं, और इसमें प्रिपरेशन इन्वॉल्व है लाइक स्वीपिंग द डो ऑन एन इन्वर्टेड क्ले पॉट। तो कैसे बनता है कैसे नहीं ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये 300 ईयर्स एगो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम लेफ्ट ओवर राइस स्टार्च, और जीआई टैग एप्लीकेशन फिर सबमिट किया था यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने। ठीक है, तो किस तरह बनता है ये हमें बिल्कुल नहीं जानने की ज़रूरत है, बस हमें ये याद रखना है कि अत्रेयापुरम पुथारेकुलू ये एक प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट से। और इसके अलावा आप इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अत्रेयापुरम ऑलरेडी एक विलेज है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो विलेज है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने इट्स ट्रेडिशनल स्वीट के लिए, ये स्वीट है। ठीक है, और इसको अक्सर राइस पेपर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत पतला ट्रांसल्यूसेंट टाइप की लेयर्स में बनता है। और ये जो विलेज है ये एक सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल भी जो कि डेडिकेटेड होता है टू पुथारेकेलू, और यहाँ पे फूड एंथुजियास्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये डिश ट्रेडिशनली सर्व की जाती है ड्यूरिंग द वेडिंग्स एंड फेस्टिव ओकेजन्स इन आंध्र प्रदेश। तो इस डिश को रिकॉग्नाइज किया गया है इसके यूनिक टेक्सचर एंड फ्लेवर प्रोफाइल के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश से फोर्थ हमारा प्रोडक्ट है श्री कलाहस्ती कलमकारी। ठीक है, ये जो कलमकारी है आर्ट मीन्स ये ओरिजिनेट हुई थी ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर पीरियड। इसको रजिस्टर किया गया एज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अंडर द इंडियन लॉ। ओके, इसमें नेचुरल डाइस का यूज़ करते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद ये पूरी आर्ट बनाई जाती है। 17 स्टेप होते हैं इसमें, फ्रॉम ब्लॉक मेकिंग टू वॉशिंग, मतलब लंबा प्रोसेस है। और रिलीजियस मिथ्स को नरेट करता है, साथ ही फैब्रिक के ऊपर एपिक स्टोरीज को दर्शाता है। और इट इज़ सपोर्टेड बाय स्वित्सा एज वेल फॉर डेवलपिंग द न्यू आर्टिस्ट। स्वित्सा क्या चीज़ है, साउथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एसोसिएशन। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इन द टेक्सटाइल आर्ट। विजयनगर एम्पायर की यहाँ पे अगर बात करें तो ये 14 से लेके 17th सेंचुरी के लगभग ये एम्पायर बसती थी। ये मेजर साउथ इंडियन किंगडम थी जो कि अपने पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डाइस को यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल में, जिसकी वजह से आप वाइड रेंज ऑफ कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ट्रेडिशनल इंडियन ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप की ज़रूरत होती है और फिर ये जनरेशन्स तक पास डाउन होती है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा श्री कलाहस्ती कलमकारी, शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, श्री कलाहस्ती कलमकारी। ये जो आर्ट फॉर्म है किस स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की, और इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कोंडापल्ली बोमालू, आंध्र प्रदेश से। ये बेसिकली कुछ टॉयज़ होते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये बनाए जाते हैं फ्रॉम सॉफ्ट वुड जिनको कि लोकली सोर्स किया जाता है। 400 साल पुराने हैं
और इनको जीआई टैग मिला है अंडर द 1999 जीआई एक्ट। ओके, तो इसमें जो क्राफ्टिंग होती है उसमें सेपरेट कार्विंग की जाती है पहले, फिर इको फ्रेंडली मक्कू पेस्ट का यूज़ करके कुछ कुछ बनाया जाता है। पॉपुलर थीम्स इसमें है लाइक माइथोलॉजी, रूरल लाइफ एंड दशावतारम। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह के ये टॉयज दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सब जगह इमेज लगा दी है ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो सके। तो कोंडापल्ली टॉयज को ऑफन यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल इंडियन डांस परफॉर्मेंसेज में। सॉफ्टवुड को यूज़ किया जाता है ताकि पेस्ट को आप रेजिस्ट कर पाएँ और इससे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाती है। सारे जो टॉयज़ हैं इनको टिपिकली हैंड पेंट किया जाता है विथ नेचुरल डाइज, और ये जो क्राफ्ट है ये सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है यहाँ के लोकल आर्टिजन्स के लिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तरह के टॉयज़ को फीचर किया गया था इंडियन फोक आर्ट एग्जीबिशंस में ग्लोबल लेवल पे। ओके, तो कोंडापल्ली बोमालू ये टॉयज़ होते हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं और इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश से बुदिति बिल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट। ओके, ये 200 साल पहले ओरिजिनेट हुए थे इन द अवलंगी, बुदिति एंड चिडीपुडी विलेजेस, और इनको क्राफ्ट किया गया डिफरेंट कास्ट के द्वारा इंक्लूडिंग द विश्व ब्राह्मण्स एंड द कपूस। ये अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे ये एक तरह की कास्ट है। जिंक और कॉपर का यूज़ करके ब्रास एलॉयज को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और जीआई टैग दिया गया था इनको 2008 से 9 में इनके यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। आंध्र प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज का ये हिस्सा है। ठीक है, तो बुदिति बिल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट ये प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश के हैं, इनको जीआई टैग मिल चुका है। अवलंगी क्राफ्ट्समैन ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं हैंड पावर्ड टूल्स को फॉर प्रेसिशन, और ब्लैक एंड गोल्ड पैटर्न्स सिम्बलाइज करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी को। ठीक है, तो जो ब्रास आइटम्स असल में होते हैं इनको हिस्टोरिकली बिलीव किया गया है कि इनके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और विश्व ब्राह्मण्स जाने जाते हैं फॉर देयर इंट्रिकेट डिज़ाइन स्किल्स एंड मेटल वर्क। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश का है, ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मछलीपट्टनम कलमकारी फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कलमकारी एक एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है जो कि है आंध्र प्रदेश से, और ये जो नाम है डिराइव हुआ है फ्रॉम टू थिंग्स, कलम एंड कारी। ठीक है, कलम का मतलब होता है पेन एंड कारी मीन्स आर्ट। दो तरह के स्टाइल्स इसमें फीचर होती हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लॉक प्रिंटेड मीन्स मछलीपट्टनम, सेकेंड इज हैंड पेंटेड मीन्स श्री कलाहस्ती, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इसको रजिस्टर किया गया अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। टोटल इसमें 23 स्टेप्स हैं जिसमें कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाता है यूजिंग द वेजिटेबल डाइज एंड नेचुरल मटीरियल। ओके, तो पहले हमने देखा था कि जो पिछला वाला प्रोडक्ट था उसमें 17 स्टेप यूज़ होते थे, लेकिन इसमें टोटल 23 स्टेप्स हैं। तो कलमकारी का यूज़ हम क्यों करते हैं? टू क्रिएट द एलॉबरेट टेम्पल हैंगिंग्स और रिचुअल गारमेंट्स को बनाने के लिए। ये आर्ट फॉर्म डिपिक्ट करता है मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स एंड एपिक्स, जैसे कि रामायण हो गई। श्री कलाहस्ती स्टाइल जो है उसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं इंट्रिकेट डिटेलिंग और फाइन इसमें ब्रश वर्क मौजूद होता है, अनलाइक द ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग में इतना ज़्यादा फाइन प्रेसिशन नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो जो ड्राइंग प्रोसेसेस हैं उसमें जो हमने बात करी वेजिटेबल डाइज और नेचुरल मटेरियल की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि टर्मरिक का यूज़ करा जाता है, इंडिगो और पोमोग्रेनेट का, जिससे कि डाई को बनाया जाता है। ओके, तो कलमकारी आर्टिजन्स ट्रेडिशनली इस टेक्निक को पास डाउन करते हैं अपने जनरेशन्स में, जिससे कि फैमिली लेगेसी इनकी मेंटेन हो सके। ओके, तो हमें याद रखना है कि मछलीपट्टनम कलमकारी ये जो आर्ट फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है और इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आंध्र प्रदेश लेदर पपेट्री इन आंध्र प्रदेश। नाम से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। 3rd सेंचुरी BCE में ये ओरिजिनेट हुआ। आप देख सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, बहुत टाइम हो गया, तब ये ओरिजिनेट हुआ था। इसको आप थोलू, बोम्मा लता और लेदर पपेट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसके थ्रू बेसिकली स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है फ्रॉम मेजर बुक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, और ये हैंडमेड होते हैं फ्रॉम गोट और शीप स्किन, और ये एज्ड होते हैं विथ इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड कलर्ड वाइब्रेंटली। इनको जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो थोलू बोम्मा लता परफॉर्मेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं लाइव म्यूजिक एंड नरेशन। पपेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं 3 फीट ऊपर तक, और इससे एक इम्प्रेसिव विजुअल डिस्प्ले क्रिएट होता है। और ये जो क्राफ्ट है ये ट्रेडिशनली पास डाउन हुआ है थ्रू जनरेशन विद इन द फैमिलीज। आंध्र प्रदेश में 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट पपेट स्टाइल फिलहाल मौजूद हैं। ठीक है, और लेदर पपेट्री का रोल क्या होता है, ये अच्छी तरह अपना रोल प्ले करते हैं इन प्रिजर्विंग द लोकल फोकलोर एंड ट्रेडिशंस। फाइन, तो ये प्रोडक्ट भी आंध्र प्रदेश का है। Now the next one is Uppada Jamdani sarees, Andhra Pradesh.
ये जो साड़ीज़ हैं ये हैंड वोवन होती हैं, यानी कि हाथ के द्वारा वीव की हुई होती हैं इन द ईस्टर्न गोदावरी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जामदानी का मतलब क्या होता है? फ्लावर वेस पर्शियन में, ठीक है। और वीविंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था टू द उप्पाडा इन द 18th सेंचुरी। इसमें 10 to 60 डेज लगते हैं टू वीव अ सिंगल साड़ी। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत वाला काम है। 3000 लूम्स फिलहाल एक्टिव हैं उप्पाडा और कोथापल्ली में इसको बनाने के लिए। 40% ऑफ वीवर्स इसमें वुमेन होती हैं, जिससे कि लोकल क्राफ्ट्समैनशिप कहीं ना कहीं इन्हांस होती है। तो ये जो उप्पाडा जामदानी साड़ीज़ हैं ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, ठीक है। जामदानी वीविंग की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ था बांग्लादेश में और बाद में जाके इंडिया के अंदर स्प्रेड हो गया था। इसके जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं उसमें ऑफन ये फीचर करते हैं मोटिव्स को जो कि इंस्पायर्ड होते हैं बाय द नेचर एंड मिथोलॉजी। उप्पाडा साड़ीज़ जाने जाते हैं अपने लाइट वेट एंड शेयर टेक्सचर के लिए। ट्रेडिशनल जामदानी साड़ीज़ को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनके यूनिक बूटी पैटर्न से और इस क्राफ्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेनकटगिरी साड़ीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये ओरिजिनेट हुआ है वेनकटगिरी से, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है आंध्र प्रदेश के। कोई भी अगर जो प्रोडक्ट है उसके आगे रीजन का नाम ऐड कर दिया जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए याद रखना। इसको भी रजिस्टर किया गया एज अ जीआई अंडर द जीआई एक्ट ऑफ 1999। ये जाना जाता है फाइन विविंग के लिए। इसमें जरी का काम हुआ होता है, गोल्ड सिल्वर थ्रेड्स का, और इसकी जो हिस्ट्री है वो अर्ली 1700s की मानी गई है अंडर द वेलुगोटी डायनेस्टी पैट्रोनेज, ठीक है। और इसमें इंट्रिकेट जामदानी डिज़ाइंस होती हैं विद मोटिव्स, जैसे कि पिकॉक और लोटसेस वगैरह इसमें बनाए जाते हैं। और फिलहाल ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन फेस कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पाइट ग्लोबल एक्लेम, ठीक है। तो वेनकटगिरी साड़ीज़ ओरिजिनली यूज़ होती थी रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा इन साउदर्न इंडिया, और जरी वीविंग टेक्निक्स इन्फ्लुएंस्ड है पर्शियन आर्टिसन से, ठीक है। जामदानी वीविंग एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज क्राफ्ट है, ये भी याद रखिएगा। और डिक्लाइन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड लैक ऑफ स्किल्ड आर्टिजन, ठीक है। तो वेनकटगिरी साड़ीज़ भी आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, ये भी जीआई टैग दिया जा चुका है। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेराइटी ऑफ साड़ीज़ एंड इट इज़ द मंगलगिरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, ठीक है। ये ओरिजिनेट हुआ है गुंटूर आंध्र प्रदेश से, जो हमने शुरू में देखा कि जहाँ से गुंटूर चिलीज़ ओरिजिनेट हुई हैं, और इनको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द सेम एक्ट। इसमें वीविंग की जाती है ऑन द पिटलूम्स यूजिंग द कॉम्ड यार्न, ठीक है। प्रोडक्शन में जैसे डाइंग आ जाता है और एक्सेस डाई रिमूवल वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? निज़ाम डिज़ाइन विथ जरी बॉर्डर, और 50% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टोटली हैंडलूम वीविंग पे ही रिलाई करते हैं, ठीक है। तो मंगलगिरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स भी आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, और मंगलगिरी का मतलब होता है हिल्स ऑफ मैंगोज, ओके। तो ये जो साड़ी है इसको ट्रेडिशनली पहना जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स इन आंध्र प्रदेश। ये जो साड़ीज़ हैं इसमें नेचुरल डाई का यूज़ होता है जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द लोकल प्लांट्स, और इसकी जो वीविंग टेक्निक है वो 16th सेंचुरी की मानी गई है। तो जो जरी का काम है इन दिस टाइप ऑफ साड़ीज़ ये रियल गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स के होते हैं, ओके। तो ये साड़ीज़ भी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है बोबिली वीना इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 17th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था ड्यूरिंग द बोबिली किंगडम, ठीक है। ये हैंडमेड होता है, आप देख सकते हैं इसका फोटो यहाँ पे, फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ जैकवुड कॉल्ड एकांडी वीना, ठीक है। इसमें जो है जो लकड़ी का यूज़ करते हैं इट इज़ द जैकवुड, और इसमें यूनिक ग्रेन फीचर्ड होती है जिससे कि इसकी टोन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और इसका जो प्लेइंग स्टाइल है वो 3 सेंचुरीज में लगभग डेवलप हुआ, और इसको आप एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इट इज़ द बोम्बिली वीना संप्रदायम, ठीक है। तो ये क्राफ्टेड है विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, और इसमें कभी न कभी पिकॉक्स और लॉइंस वगैरह डिपेक्ट होते हैं। इसको जीआई स्टेटस मिला था 2012 में इसको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो बोबिली वीना का नाम बोबिली क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ द टाउन जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है उसका नाम है बोबिली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और बोबिली किंगडम की वजह से भी। तो एकांती वीना को कंसीडर किया जाता है एज अ रेयर इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ इसके सिंगल पीस कंस्ट्रक्शन की वजह से, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो डिज़ाइन है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय बोथ हिंदू एंड मुगल आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। बोबिली वीना को आप ट्रेडिशनली प्ले करते हैं कार्नाटिक म्यूजिक में स्पेशली, साथ ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म में साउथ इंडिया के, और इसको जीआई स्टेटस मिल गया जिसकी वजह से इसका जो कल्चरल हेरिटेज है और जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। Now the next one is धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ीज एंड पावड़ास। ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था धर्मावरम आंध्र प्रदेश से, और इसमें मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं इस साड़ी को बनाने में? मलबरी सिल्क और जरी थ्रेड वंस अगेन। तो
सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन रहा है यहाँ का सिंस 19th सेंचुरी। इसका जो डिज़ाइन है उसमें फ्लोरा, फौना और लेजेंड्स का यूज़ करते हैं। इसका प्रोडक्शन टाइम क्या है 4 to 8 days फॉर 2 वीवर्स, यानी कि 2 वीवर्स अगर मिलके इसको प्रोड्यूस करेंगे तो 4 से लेके 8 दिन लग सकते हैं एक साड़ी को बनाने में, ठीक है। तो जो धर्मावरम साड़ीज़ हैं ये जानी जाती हैं अपने रिच कलर्स के लिए और इंट्रिकेट पैटर्न्स के लिए। इसमें ऑफन टेम्पल आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो जरी का काम होता है इन तरह की साड़ीज़ में, ये ट्रेडिशनली वही बात है कि फाइन गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से बने होते हैं। जो टेक्निक है इस तरह की साड़ी को बनाने में, ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय द नियर बाई टाउन ऑफ कांचीपुरम। और धर्मावरम साड़ीज़ को हिस्टोरिकली फेवर किया गया है बाय रॉयल्टी, और इसको आप टेम्पल रिचुअल्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जीआई रजिस्ट्रेशन है वो इसको हेल्प करेगा इसकी यूनिक विविंग टेक्निक्स को प्रोटेक्ट करने में, साथ ही जो धर्मावरम साड़ीज़ की कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रेजर्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दुर्गी स्टोन कार्विंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश से। ये कार्व्ड है फ्रॉम यूनिक सॉफ्ट लाइमस्टोन जिसका नाम है सुद्दा राय, ओके। इसका नाम रखा गया है आफ्टर महायाना बुद्धिज्म मास्टर जो कि हैं नागार्जुना। इनिशियली इसको प्रैक्टिस किया गया बाय 300 स्कल्पचर्स इन दुर्गी विलेज। जीआई टैग इसको दिया गया 2017 में इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, और 50 स्कल्पचर फैमिलीज से भी कम अब रह गए हैं दुर्गी विलेज में, ओके। तो दुर्गी स्टोन कार्विंग्स आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। और नागार्जुना कोंडा एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर भी है एंशिएंट इंडिया का, अगर आपको याद हो तो। सुद्दा राय लाइमस्टोन जाना जाता है अपने वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए, और नागार्जुना इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द मध्यमक स्कूल ऑफ फिलोसफी, ओके, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हो कभी। तो दुरी विलेज के जो स्कल्पचर्स हैं ये पार्ट हैं सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन के, और इससे इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। तो दुर्गी स्टोन कार्विंग्स प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश का, जीआई टैग प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट वन इज एटिकोपका टॉयज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये टॉयज भी आंध्र प्रदेश के हैं, पहले भी हमने एक टॉय पढ़ा है पीछे, और इनको जीआई टैग दिया गया बहुत लेटेस्ट 2017 में। ये जो टॉयज होते हैं इनको आप एक स्पेशल ट्री से बनाते हैं, इट इज़ द अनकुडू कर्रा ट्री, ओके। और इनको फिर बाद में नेचुरली डाई किया जाता है फ्रॉम सीड्स एंड रूट्स। जो क्राफ्ट है इसका इट इज़ नोन एज थारिनी, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और आर्टिस्ट ने डिफरेंट अवार्ड्स जीते हैं फ्रॉम यूनेस्को एंड अदर्स, ओके। तो ये 16th सेंचुरी का प्रोडक्ट है, और ये जो क्राफ्ट है ट्रेडिशनली जनरेशन्स में पास डाउन हुआ है। और थारनी का मतलब भी होता है टू टर्न, ठीक है, ये तेलुगु का एक वर्ड है। टॉयज ऑफन डिजाइंड होते हैं बेस्ड ऑन लोकल फोकलोर, और इसके जो आर्टिजन्स हैं वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज लैथ वर्क, ओके। तो सिंपली हमें याद रखना है कि एटिकोपका टॉयज आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट वन इज उदयगिरी वुडन कटलरी आंध्र प्रदेश। तो ये ओरिजिनेट हुआ है उदयगिरी आंध्र प्रदेश से। 200 साल पुराना ये क्राफ्ट है, और वुड जो इसकी होती है वो सोर्स्ड है फ्रॉम द दुर्गमपल्ली हिल्स, फाइन। तो जीआई टैग अप्लाई होता है बाय द लोकल अथॉरिटीज़, और वुमेन लीड करती हैं इस ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड क्राफ्ट को। लगभग यहाँ पे 400 फैमिलीज ऐसी हैं जो इस क्राफ्ट को फिलहाल प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये जो जगह है उदयगिरी, ये जानी जाती है अपने यूनिक वुडन टॉयज और क्राफ्ट के लिए। 18th सेंचुरी केप ये क्राफ्ट होते हैं। दुर्गमपल्ली हिल्स बहुत रिच हैं डाइवर्स वुड स्पेशीज़ में, और किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमने बात किया कि अगर जीआई टैग मिलता है तो उसकी जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिसिटी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। वुमेन आर्टिजन्स यहाँ पे कोशिश कर रही हैं इस तरह की क्राफ्ट को रिवाइव और इनोवेट करने की, ठीक है। तो उदयगिरी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि उदयगिरी वुडन कटलरी आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट वन इज अल्लागढ़ा स्टोन कार्विंग आंध्र प्रदेश से। अल्लागढ़ा स्टोन कार्विंग जो है माना गया है कि 2nd सेंचुरी बीसी से चला आ रहा है। इस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं सैंडस्टोन और ब्लैक स्टोन को, और इसको भी जीआई सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। जो इसकी कार्विंग है वो 3 to 40 फीट तक होती है, और करंट डिमांड इसकी 7 फीट है। ज़्यादातर मतलब 7 फीट में डिज़ाइन की जाती है। आर्टिजन्स इसके थ्रू यूज़ करते हैं टेम्पल स्कल्पचर्स को, डेकोरेटिव आइटम्स और स्टोन फर्नीचर को, ओके। तो अल्लागढ़ा जो है ये जानी जाती है अपने यूनिक शिसल एंड हैमर टेक्निक के लिए, जिससे कि एंशिएंट मेथड्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। और सैंडस्टोन की बात करें तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके फाइन ग्रेन के लिए, और इसकी वजह से जो डिटेल इसकी कार्विंग है वो बहुत अच्छी हो पाती है।
तो अलागढ़ की जो कार्विंग है उसमें फीचर किया गया है इंट्रिकेट मोटिव्स को, जो कि इंस्पायर्ड है बाय द लोकल फोकलोर एंड नेचर। और इस रीजन का जो ब्लैक स्टोन है जिसका यूज़ किया जा रहा है, ऐसा माना गया है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अलागढ़ स्टोन कार्विंग भी आंध्र प्रदेश का एक GI टैग प्रोडक्ट है। यहाँ पे लास्ट और सबसे लेटेस्ट देखते हैं, इट इज़ द नरासपुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट। ये हमने करंट अफेयर्स के अपने क्लासेस में बहुत बार रिवाइज किया है, जो लोग यहाँ पे रेगुलर हैं वो तुरंत पहचान लेंगे। नरासपुर क्रोचेट लेस जो हैं ये नरासपुर आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं और ये क्राफ्टेड हैं फ्रॉम हाई क्वालिटी कॉटन थ्रेड्स फॉर ओवर अ सेंचुरी। तो इसमें प्रोडक्ट्स में डॉयलीज का यूज़ किया जाता है, बेड स्प्रेड्स का एंड वाइब्रेंट एसेसरीज का। इनको GI टैग मिला है इसी साल 2024 में। ठीक है, 30,000 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो डिपेंड हैं ऑन लेस स्टिचिंग फॉर लाइवलीहुड और 8,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं इस तरह के लेस पार्क की डिज़ाइन में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो जगह है नरासपुर, इसको जाना जाता है एज द लेस कैपिटल ऑफ इंडिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेस कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, इट इज़ द नरासपुर आंध्र प्रदेश। और ये जो लेस मेकिंग ट्रेडिशन है ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से चली आ रही है। ये जो लेस की हम बात कर रहे हैं इसमें इंट्रिकेट फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस मौजूद होते हैं। GI टैग हेल्प करता है यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को इमिटेशन से प्रोटेक्ट करने में। और ये जो लेस हैं फर्दर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है जैसे कि USA और यूरोप वगैरह। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए आंध्र प्रदेश स्टेट से जो कि GI टैग्ड हैं और आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनका आप सेपरेट एक बार लिस्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें साइड में, जिससे कि आप 1-2 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये अपनी सीरीज़ हम कंप्लीट करें और उसके बाद फिर फर्दर दूसरे टॉपिक्स पे मूव ऑन करें। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि वो भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट कंटेंट क्रिएट करके देने की। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू या कोई सजेशन है अगर आपका, तो फिर वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं स्टार्टिंग GK का, वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इस सीरीज़ के। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।